नमस्कार आप सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल SLC पाठशाला में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को फर्दर कैरी ऑन करेंगे, जहां पर आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एक बड़े ही महान व्यक्ति हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट और कंसर्न विद द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर से हैं। फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है और ये वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया था। टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स में डिफरेंस करने वाले भी यही थे और तो और इन्होंने मैनेजमेंट की इंडस्ट्री को 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दिया है। आइए एक एक करके इनकी प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रिंसिपल आपको जैसे नजर आ रही है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जब भी आप ये वर्ड यूनिटी पढ़ते हैं, यूनिटी का मतलब है सिंगल और वन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल ने यह सजेस्ट किया कि भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, हर एक डिपार्टमेंट का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट मींस वन यूनिट शुड हैव अ हेड एंड अ वेल डिफाइंड प्लान। हम सब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से होने के साथ साथ हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम एक कॉमन गोल को अचीव करने की तरफ बढ़े। ऐसा नहीं हो कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 से 10 डिपार्टमेंट्स हैं तो वो सब अपने अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होना चाहिए और हमारे सारे एफर्ट्स उसी को ही अचीव करने में जाने चाहिए। ऐसा करने से हमें जो 2 बेनिफिट्स मिलेंगे वो क्या क्या होंगे देखिएगा। हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ टास्क, यानी कि इससे ओवरलैपिंग खत्म होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हम लोग अचीव कर पाएंगे। एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, है ना। हॉच पॉच क्रिएट नहीं होगा, मैस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 10 अलग अलग डायरेक्शंस में भागेगी तो ना तो वो गोल्स अचीव कर पाएगी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज बढ़ेगी, एक मैस क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं या जो डाइवर्सिफाइड होती हैं उन्हें ये फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं कि मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम यहां पर शो किया है कि एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंप्लॉइज हैं, दे शुड वर्क टुवर्ड्स वन डायरेक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए उनका एक्शन जो है वो, उनके काम जो है वो होने चाहिए। क्लियर। बढ़ते हमारी सेकंड प्रिंसिपल पर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, नाम से ही पता चल रहा है काम का डिवीजन। देखिए, मान लेते हैं कि अगर ये एक पूरा वर्क है, ये एक पूरा काम है, इसको हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है छोटी छोटी टास्क में। ठीक है, क्या कर लेना है, सबसे पहला ही काम हमारा क्या होना चाहिए कि हम लोग पूरे वर्क को डिवाइड कर लें छोटे टास्क में, जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे हमें मिलेगी स्पेशलाइजेशन। क्या मिलने वाला है, स्पेशलाइजेशन हम लोगों को मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन हेल्प्स टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क। देखिएगा, एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे एक ये यहां पर एक फ्लोचार्ट आप देख पा रहे हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें अलग अलग वर्कर्स का क्या काम दिया हुआ है। एक का काम है वुडन पीसेस को कट करना, एक का काम है उसको ज्वाइन करना, एक का काम है उसको पॉलिश करना और एक का काम है उसके फिनिशिंग टच देना। अब बार बार ए को यही काम दिया जा रहा है, बी को यही काम, सी को यही काम और डी को भी यही काम। बार बार जब ये लोग काम उसको कर रहे हैं, जब बार बार इनको ये काम दिया गया तो ऑब्वियस बात है इट लेड टू स्पेशलाइजेशन और वी कैन से एक्सपर्टीज। इन लोगों को क्या हासिल होती है, एक्सपर्टीज हासिल होती है, क्योंकि बार बार ये लगातार इनको वही काम दिया जा रहा है जिससे ये उस काम में हो गए एक्सपर्ट। ऐसा करने से जब मैं काम को डिवाइड कर दूंगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। भाई ए को मालूम है उसे लकड़ियां काटनी है, बी को पता है उसको पीसेस को ज्वाइन करने हैं, सी को पता है उसको पॉलिश करना है और डी को पता है उसको फिनिशिंग टच देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये किसी भी इफेक्टिवनेस और किसी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। अगर डिवीजन ऑफ वर्क जैसी प्रिंसिपल्स नहीं अपनाई जाती हैं तो ना तो ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन अचीव होगा और ना ही एफिशिएंसी अचीव हो पाएगी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी थर्ड प्रिंसिपल का, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन इंश्योर होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करे। डिसिप्लिन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो फॉलो हो। ये कैसे होगा, हेनरी फ्यूल ने कुछ 5 तरीके जो है वो सजेस्ट करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करें मेरे साथ साथ। सबसे पहला, भाई ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना ये इंप्लॉइज को पता होना चाहिए। सेकंड, कोड ऑफ कंडक्ट, किसी भी काम को करने का क्या प्रोसीजर है, अगर मुझे छुट्टी लेनी है तो क्या प्रोसीजर होगा, ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका हो, एक सिस्टमैटिक तरीका हो किसी भी काम को करने का, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। इसी से ही डिसिप्लिन इंश्योर होता है। नेक्स्ट, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज,
जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, यानी कि अगर पेनल्टीज का प्रोविजन है, ठीक है, तो वो उनका एप्लीकेशन बड़ा मैंडेटरी है। क्यों है ऐसा? आप कहेंगे सर आप पेनल्टीज की बात क्यों करते हैं, पेनल्टीज तो डराने के लिए होती हैं। सॉरी सर, मान लेते हैं कि एक कॉलेज में ये रूल बनाया गया कि भाई अगर कोई भी बच्चा 75% की अटेंडेंस अटेन नहीं कर पाता है तो उसे एग्जामिनेशन से क्या कर दिया जाएगा, उसे डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि उसको एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक बच्चा जिसकी अटेंडेंस जो है वो 68% है, मान लेते हैं कि रमन है वो बच्चा जिसकी अटेंडेंस 68% है। अब ऐसे में अब क्या, मान लेते रमन को कुछ देर मतलब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको थोड़ा बहुत इधर उधर किया और अगले दिन उसको एडमिट कार्ड थमा दिया। जो पेनल्टी थी डिबार की वो उसको नहीं थमाएगी। अब रमन के दिमाग में ये बात सेट हो गई कि अरे यार कुछ नहीं होता, 75% अटेंडेंस मेरी तो थी भी नहीं और मुझे तो एग्जामिनेशन देने की परमिशन दे दी गई। ऐसे में रमन के दिमाग में एक फियरलेस थॉट आ जाएगा कि अरे कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होनी चाहिए। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, यानी कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर कौन होनी चाहिए? गुड सुपीरियर। देखो सुपीरियर्स का काम होता है सुपरविजन का। डिसिप्लिन तभी बनेगा जब उस पर कोई सुपरविजन करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप एक क्लास में जाके बच्चों को कहते हैं भाई मूव इन अ सिंगल लाइन, बच्चों को एक सिंगल लाइन में मूव करना है, लेकिन क्या वो सिंगल लाइन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। एज अ सुपीरियर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सुपरविजन करूं। लास्ट में मीटिंग कमिटमेंट लेवल्स, यानी कि आपने अगर अपने सबॉर्डिनेट से या अपने सीनियर से कुछ कमिटमेंट करा है तो आपको उसको निभाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई आप हमारे लिए इतना काम करिए, हम आपको बोनस देंगे, तो भैया ये उसकी जिम्मेदारी बनती है अगर वर्कर्स ओवर काम कर रहे हैं या ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो वो बोनस दें या उनके लिए एडिशनल पेमेंट का प्रोविजन बनाएं। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो कोई काम जो है वो बिल्कुल अपने पोजीशन पर नहीं होगा। क्लियर? तो हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल जो है वो खत्म करी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, थर्ड प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, और फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास आती है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो इन दोनों का जरा मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, अथॉरिटी रेफर्स टू द पावर टू टेक डिसीजन, यानी कि अथॉरिटी का मतलब है द पावर टू टेक, यानी कि आपके पास क्या पावर है डिसीजंस लेने की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हालांकि क्या है? द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि आपके ऊपर जो बंदिशें लगी हुई हैं किसी भी काम को करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर, उन्होंने बोला कि भाई देखो ये मान लेते हैं सुपीरियर है, ठीक है, और ये इसके 4 सबऑर्डिनेट्स हैं, इसके लिए काम करने वाले 4 इसके जूनियर्स। अब ऑब्वियस बात है सुपीरियर इनको कुछ ना कुछ काम जो है वो थमाता है, यानी कि इनको वो क्या देता है? इनको देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं यहां पर आर लिख रहा हूं। अब ऑब्वियस बात है जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं यानी कि आप उसको कोई काम दे रहे हैं करने के लिए, तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। अब अथॉरिटी मिलनी चाहिए, कैसी मिलनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग इनके बीच में क्या होना चाहिए? पैरिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई देखो अथॉरिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होगा तो इट विल लीड टू मिसयूज। भाई अगर अथॉरिटी ज्यादा दे दी जाएगी तो पावर का मिसयूज होगा। मान लेते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे देते हो, अथॉरिटी कम दे देते हो, तो इससे क्या होगा? इससे डिले इन वर्क होगा। भाई वो बार बार आपको फोन करेगा कि सर क्या मैं ये कर सकता हूं, सर अब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये कर सकता हूं। हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया भाई देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? ए शुड बी इक्वल टू आर, यानी कि आप जितनी अथॉरिटी देते हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। इससे मिसयूज के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, और तो और टाइम पर काम भी जो है वो कंप्लीट हो पाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ एक फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी देती कि आपको 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है वो जनरेट करना है, लेकिन भैया हमें अथॉरिटी भी दी गई कि क्या मेरे पास वो पावर है कि मैं रॉ मटेरियल्स खरीद सकूं। मुझे ये तो बोला गया कि आप यूनिट्स प्रोड्यूस करो, क्या मेरे पास उसके लिए उतनी पावर दी गई? हाँ या ना, ये भी तो जरूरी है या नहीं? बिल्कुल। हमारे पास अगली प्रिंसिपल जो आती है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको क्या बताया? यूनिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है? सिंगल। जब भी आप यूनिटी जैसे शब्द पढ़ेंगे तो आप इसको सिंगल से डिनोट जो है करेंगे। कमांड, वन
बॉस वन एम्प्लॉय। एक सिंपल से नारे के साथ हम लोग इसको याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर्ड, उन्होंने बोला कि भाई देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर या एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस एक टाइम पर काम करना चाहिए, या एक समय पर एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। कमांड जो मिलेगा वो उसको एक ही जगह से मिलना चाहिए। जैसे कि आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन में देख ही पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्लियरली, वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन कमांड ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। एक बारी में उसको एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? अगर मान लेते हैं कि वो एक से ज्यादा सुपीरियर्स के ऑर्डर्स लेगा तो वो कंफ्यूजन की स्टेट में आएगा कि भाई मैं किसका काम करूं, मैं किसका काम करूं, ये भी तो जरूरी है। अब इसको देखो, एक एग्जाम्पल समझाता हूं, बहुत बड़ी एग्जांपल से समझाता हूं मैं आप लोगों को। मान लेते हैं कि शिवम एक स्टूडेंट है, ठीक है। शिवम मान लेते हैं 12th कॉमर्स का एक बच्चा है और इनको होमवर्क मिला अकाउंट्स के टीचर से, फिर इनको होमवर्क मिला बीएसटी के टीचर से, फिर इनको होमवर्क मिला इकोनॉमिक्स के टीचर से, फिर इनको होमवर्क मिला फिजिकल एजुकेशन के टीचर से। और प्रॉब्लम ये आ गई कि भैया इनको देना है सबको होमवर्क कल, सबमिशन डेट टुमारो। भैया फंस गए, क्या करें? शिवम ने कहा कि भैया अकाउंट्स वाले सर का होमवर्क नहीं करा तो यार घर पे कंप्लेंट कर देंगे, बीएसटी वाले मारेंगे, इकोनॉमिक्स वाले प्रिंसिपल सर के पास ले जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन वाले भैया ग्राउंड में हमसे पीटी करवा देंगे, क्या करूं यार। असल में शिवम जो है वो फंस गया है एक प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ कमांड। असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कमांड वायलेट हो रही है। शिवम को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है उसको एक बारी में 4 जगह से। भाई या तो वो अकाउंट्स के टीचर का काम कर सकता है। अब मान लेते हैं उसने अकाउंट्स के टीचर का काम कर दिया और उसको सबमिट कर दिया। अब वो बीएसटी वाले जब सर आए तो उन्होंने बोला कि सर बच्चे मेरा होमवर्क कहाँ है, तो शिवम कहता है कि सर वो तो मैंने अकाउंट्स का होमवर्क कर रहा था। अच्छा, तू अकाउंट्स का होमवर्क कर रहा था। तो इन दोनों के बीच में अब क्या हो गया, ईगो क्लैशेस आ गए, है ना, ईगो क्लैशेस आ गए। यानी कि जब आप एक सुपीरियर की बात ना मान के दूसरे की सुपीरियर की बात मानेंगे तो इससे क्या होगा, इससे डिस्टर्बेंस होगी, कंफ्यूजन होगा, केओस होगा और शायद ईगो क्लैशेस भी आ जाए, कुछ आपको मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है वो आ सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये 5 प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फर्स्ट, सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, फोर्थ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फिफ्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। कोई भी डाउट अगर आपको लगती है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए, उनका रिप्लाई करने के लिए तैयार रहता हूं। तो नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ वीडियो के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।